समुद्र की लहरों पर गिरती सूरज की आखिरी किरणें पानी को पिघले हुए सोने जैसा बना रही थी। सी क्वीन नाम का आलीशान जहाज अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रशांत महासागर के सीने पर दौड़ रहा था। डेक पर संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी 8 साल की बेटी मीरा के साथ इस क्रूज पर आया था ताकि उसकी मां की मौत के गम को कम कर सके। आर्यन ने मीरा को पास बुलाया। वो अपनी मां की तस्वीर देख रही थी। आर्यन ने उसका हाथ थामा और जेब से एक स्टील की पुरानी टॉर्च निकाली। मीरा, ये टॉर्च तुम्हारे दादाजी की है। उन्होंने कहा था कि जब तक इसकी रोशनी तुम्हारे साथ है, कोई अंधेरा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। मीरा ने उस ठंडी टॉर्च को अपने नन्हे हाथों में लिया और उसे सीने से लगा लिया। तभी अचानक जहाज का इंजन रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक समुद्र का पानी काला पड़ गया। हजारों मछलियां पानी से बाहर कूदने लगी, जैसे नीचे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। कैप्टन ने घबराकर रडार देखा। एक विशालकाय परछाई जो करीब 300 फीट लंबी थी, जहाज के ठीक नीचे थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज के बीचों बीच से लोहे की चादरें ऐसे फटी जैसे वे कागज की हों। चीख पुकार मच गई। आर्यन ने मीरा को जोर से पकड़ा, लेकिन एक 20 फीट ऊंची लहर ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। जब आर्यन की चेतना वापस आई तो उसका मुंह रेत से भरा था। वो एक अनजान टापू के किनारे पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय दूर से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों के। वो लड़खड़ाते हुए उठा। कुछ दूरी पर जहाज का डॉक्टर खन्ना और एक युवा जोड़ा, रोहन और प्रिया, घायल हालत में पड़े थे। मीरा, आर्यन की आवाज पहाड़ियों से टकराकर वापस आई, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। अचानक आर्यन की नजर रेत पर पड़ी। वहां मीरा के छोटे पैरों के निशान थे और उनके ठीक बगल में एक विशालकाय डरावने पंजे के निशान। तभी घने जंगलों के बीच से मीरा की टॉर्च की रोशनी 3 बार चमकी। ये उनका गुप्त कोड था, मुझे बचाओ। आर्यन जंगल की ओर भागा। डॉक्टर खन्ना ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा। आर्यन, रुक जाओ, ये कोई साधारण टापू नहीं है। यहाँ की हवा में मौत की गंध है। लेकिन आर्यन नहीं रुका। उसकी हिम्मत देख रोहन, प्रिया और डॉक्टर भी उसके पीछे हो लिए। वे 5 लोग अब उस नरभक्षी जंगल के अंधेरे में समा चुके थे। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ प्रकृति ने एक विकृत रूप ले लिया है। घास के ब्लेड छुरे की तरह तेज थे। चलते चलते प्रिया का पैर एक चिपचिपी जड़ पर पड़ा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। वो कोई जड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय मांसाहारी पौधे, वीनस फ्लाईट्रैप का राक्षसी रूप की जीव थी। इससे पहले कि रोहन अपनी पत्नी को बचा पाता, पौधे ने प्रिया को हवा में उठा लिया। प्रिया की चीखें जंगल में गूंज उठी। आर्यन ने पास पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाई और पौधे के तने में घोंप दी। पौधे से गाढ़ा हरा खून निकलने लगा और उसने प्रिया को छोड़ दिया। वे सभी वहां से भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ऊपर पेड़ों पर इंसानों के कंकाल लटके हुए थे। ये जंगल शिकारियों का नहीं, बल्कि शिकार बनाने वाली प्रकृति का था। रात गहरा रही थी। भागते भागते वे एक पुरानी कंक्रीट की बनी इमारत के सामने पहुंचे, जो लताओं से ढकी हुई थी। ये एक गोपनीय मिलिट्री लैब थी। अंदर जाने पर उन्हें सड़ी हुई फाइलों का ढेर मिला। डॉक्टर खन्ना ने एक फाइल पढ़ी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, यहाँ 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइटन चलाया गया था। वे कीड़ों के डीएनए को बदलकर उन्हें अमर और विशाल बनाना चाहते थे, लेकिन वे कीड़े बेकाबू हो गए और उन्होंने पूरी लैब को ही अपना घोंसला बना लिया। तभी वहां मेज पर रखा एक पुराना वॉकी टॉकी खड़खड़ाया। पापा, क्या आप सुन रहे हैं? मीरा की कांपती आवाज आई। आर्यन ने झपटकर वॉकी टॉकी उठाया। मीरा, तुम कहाँ हो? पापा, मैं एक गहरी गुफा में हूँ। यहाँ बहुत बड़ी छिपकलियाँ हैं, उनके पंख हैं और वो सो रही हैं। मीरा की आवाज के पीछे से किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज आई और फिर संपर्क टूट गया। आर्यन और उसके साथी उस गुफा की ओर बढ़े, जिसका रास्ता लैब के पीछे से था। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उनकी रूह कांप गई। वहां एक विशालकाय बिच्छू पहरा दे रहा था, जिसका आकार एक बस जितना बड़ा था। उसकी पूंछ से जहरीला नीला तरल टपक रहा था। अंदर मीरा एक संकरी दरार में छिपी हुई थी। गुफा की छत से विशालकाय ड्रैगन फ्लाइज लटकी हुई थीं। आर्यन ने अपनी योजना बनाई। उसने रोहन और डॉक्टर को विस्फोटक रसायनों की बोतलें दी, जो उसे लैब से मिली थीं। जब मैं मीरा को उठाऊं, तुम आग लगा देना, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन रेंगते हुए मीरा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मीरा को छुआ, बिच्छू की आंखें खुल गईं। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और अपनी पूंछ से हमला किया। रोहन बीच में कूद पड़ा
और उसने बिच्छू का वार अपने सीने पर ले लिया। भागो आर्यन, मीरा को बचाओ, रोहन के अंतिम शब्द थे। आर्यन मीरा को लेकर भागा। डॉक्टर ने रसायनों की बोतलें बिच्छू के मुंह में फेंक दी और एक जलती हुई मशाल दिखाई। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी गुफा कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे। आर्यन और मीरा बाहर की ओर दौड़े, जबकि पीछे से आग की लपटें उस राक्षसी बिच्छू को भस्म कर रही थीं। वे चारों टापू के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे। प्रिया अपने पति रोहन के खोने के गम में टूट चुकी थी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ थामा। सुबह की पहली लालिमा समुद्र पर बिखर रही थी। तभी आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ रहे थे। मीरा ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे आसमान की ओर जलाया। उसकी रोशनी उस सुबह की पहली किरण से भी तेज लग रही थी। जब वे हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठ गए, मीरा ने आर्यन के गले लगकर कहा, पापा, मम्मा ने सच कहा था, आप हमेशा मुझे ढूंढ लेंगे। आर्यन